नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। लोकसभा में 3 के मुकाबले 323 वोटों से पास होने के बाद आज सवर्ण आरक्षण संशोधन बिल राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। उच्च सदन में मोदी सरकार को बिल पास कराने के लिए 2 तिहाई यानी कि 163 वोटों की जरूरत होगी। मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी गठबंधन के पास 88 सांसद है और इनके अलावा कांग्रेस के 50, सपा के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने बिल का समर्थन किया है। टीएमसी, अन्नाद्रमुक, बीजेड यानी कि बीजेडी, टीडीपी और टीआरएस में से किसी एक सांसद के समर्थन करने पर राज्यसभा में से बिल आसानी से पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की तैयारी है। मौजूदा समय में ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। अगर राज्यसभा में भी सवर्ण बिल पास हो जाता है तो कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से बिल आज राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा गणित क्या कुछ होगा। उच्च सदन में मौजूदा सांसदों की कुल संख्या 224 है और ऐसे में बिल पास कराने के लिए 163 वोटों की जरूरत पड़ेगी। उच्च सदन में मौजूदा सांसद कुल 244 हैं और 163 अगर वोट मिलते हैं तो सवर्ण जाति को 10% आरक्षण को लेकर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। हालांकि बीजेपी गठबंधन के पास 88 सांसद हैं और ऐसे में सवर्ण आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष के 74 सांसद हैं। कांग्रेस 50 जबकि सपा 13, बीएसपी 4, एनसीपी 4 और आपके 3 सांसदों का सवर्ण आरक्षण बिल को समर्थन है और ऐसे में 163 कुल अगर वोट मिलते हैं तो बिल पास हो जाएगा। टीएमसी की अगर बात करें तो 13 और टीआरएस में से 1 वोट मिला तो बिल पास हो सकता है। लोकसभा में बिल पहले ही पास हो चुका है। अब राज्यसभा में देखना होगा कि बिल कैसे पास होगा। बिल पास कराने के लिए लगभग 163 वोटों की जरूरत है जबकि 244 सांसद हैं कुल। बीजेपी गठबंधन के पास 88 सांसद हैं। सवर्ण आरक्षण बिल के समर्थन में विपक्ष के 74 सांसद हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि लोकसभा से हरी झंडी मिल जाने के बाद क्या राज्यसभा में भी सवर्ण जाति को, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, 10% आरक्षण मिल पाएगा या नहीं। चलिए, तो ये तो रही किस पार्टी को कितनी सीट है और गठबंधन के पास कितनी सीट है और कुल सीटें कितनी हैं राज्यसभा में। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाते हैं कि मौजूदा वक्त में कितना आरक्षण किसको मिला हुआ है। ओबीसी की अगर बात करें तो 27% आरक्षण है और एससी की अगर बात कर ली जाए तो 15% आरक्षण। वहीं एसटी 7.5% आरक्षण। तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण है। वहीं अगर एससी की बात कर ली जाए तो 15% आरक्षण उन्हें मिला हुआ है और अगर बात एसटी की कर ली जाए तो 7.5 यानी कि लगभग 49.5 के आसपास। लेकिन अगर ऐसे में सवर्ण जाति को 10% आरक्षण दिया जाता है तो कुल आरक्षण का फीसदी लगभग 59.5 हो जाएगा। और बात बवाली बाबा राम रहीम की, जिसकी पेशी 11 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। साध्वी यौन शोषण मामले के बाद पंचकुला की सीबीआई कोर्ट 11 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में भी फैसला सुना सकती है। ऑर्डर की जो पोजीशन है वो हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ऐसा ना रिपीट हो इसलिए हमने ये सरकार की तरफ से लगाई थी, जो माननीय अदालत ने हमारी बात को मान लिया। तो बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने की इजाजत दे दी। पंचकुला सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने राहत की सांस ली है। दरअसल 11 जनवरी को राम रहीम पर फैसले से पहले सरकार को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि सरकार 25 अगस्त 2017 को राम रहीम के समर्थकों का वो तांडव देख चुकी है, जब साध्वी यौन शोषण मामले में
राम रहीम को दोषी करार देने के बाद बलात्कारी बाबा के बवाली समर्थकों ने पंचकुला और सिरसा को हिंसा की आग में झोंक दिया था। ऐसे में सरकार को डर था कि अगर 11 जनवरी के दिन राम रहीम को पेशी के लिए पंचकुला की सीबीआई कोर्ट लाया जाता है तो फिर से वही हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने की अपील की थी। हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से गुरमीत राम रहीम को 11 तारीख के लिए पर्सनली प्रेजेंट ना करने के लिए उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जो आज बहस सुनने के बाद माननीय अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है और बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने की इजाजत दे दी। दरअसल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 11 जनवरी को फैसला आ सकता है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस का आरोप राम रहीम पर है, जो फिलहाल साध्वी यौन शोषण केस में 20 साल की सजा काट रहा है और इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट ने 11 जनवरी को राम रहीम समेत सभी आरोपियों को पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सीबीआई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने की अपील की। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया था और मंगलवार को कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। माननीय अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है और बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने की इजाजत दे दी। अदर एक्यूज्ड हैं वो तो ऑलरेडी बेल पे हैं, उनको तो पेश होने के लिए कहा गया था। हमने तो सिर्फ बाबा के लिए लगाई थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ऐसा ना रिपीट हो, इसलिए हमने ये सरकार की तरफ से लगाई थी, जो माननीय अदालत ने हमारी बात को मान लिया। यानी अब 11 जनवरी को बवाली बाबा की पेशी तो होगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि छत्रपति मर्डर केस के बाकी आरोपियों को प्रत्यक्ष रूप से पेश करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर कोर्ट के फैसले के बाद भी भले पंचकुला से लेकर सिरसा तक अलर्ट जारी हो, प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए हों, लेकिन कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए राहत जरूर लाया है। पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर 11 जनवरी के फैसले से पहले सिरसा में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 25 अगस्त 2017 जैसे हालात न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। अकेले सिरसा में पुलिस की 12 कंपनियां बुलाई गई हैं, जिसमें से 5 डीएसपी होंगे। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए सिरसा में 14 नाके लगाए जाएंगे, जहां शहर में आने वाली गाड़ियों की तलाशी के अलावा हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा में आने जाने वाले वाहनों की भी गहनता से जांच की जाएगी। जिले में एहतियातन धारा 144 भी लागू की जाएगी। 11 तारीख को राम रहीम गुरमीत सिंह के केस के बारे में जो भी फैसला आना है, उसके बारे में सिरसा पुलिस ने अच्छे बंदोबस्त किए हैं, जिसमें कि 10 कंपनियां बाहर से और 2 कंपनियां फीमेल, टोटल 12 कंपनियां हमने बुलाई हैं, जिसमें डीएसपी 4 मेल और 1 फीमेल डीएसपी हैं। पूरा सिरसा की पुलिस नाकों पे और लोकल पुलिस अभी तैनात है। 24/7 3 पेट्रोलिंग पार्टीज लगी हुई है, जिसमें 14 नाके हमारे पूरा शहर को सीलिंग प्लान के मुताबिक नाकाबंदी की जाएगी, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी स्थिति को अंजाम देने में कामयाब ना हो। धारा 144 लगी हुई है, किसी भी 4 आदमियों के इकट्ठा होने पे भी ये नोटिस जारी कर दिया गया। बिल्कुल नाकाबंदी इसीलिए की गई है कि सभी आने जाने सभी की गतिविधि अच्छी तरह से पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग होके ही गाड़ियां आगे की तरफ जाएंगी। तो लौट के विधायक जी घर को आए। जी हां, हरियाणा की सियासत में एक विधायक घर लौट आया है। अकाली दल विधायक का नई पार्टी से ऐसा मोह भंग हुआ कि यू टर्न लेने में 48 घंटे भी नहीं लगाए। मैं श्रोमणी अकाली दल का विधायक हूं और आज भी श्रोमणी अकाली दल के साथ हूं। जेजेपी ज्वाइन नहीं, जेजेपी के साथ मैंने सपोर्ट किया है। महज 48 घंटे, जी हां, सिर्फ 48 घंटे में विधायक जी लौटकर घर आ गए।
2 दिन पहले 6 जनवरी को विधायक जी ने कुछ इस अंदाज में हरियाणा की नई नवेली पार्टी जेजेपी का दामन थामा था। ऐसी आस्था जताई थी कि पार्टी ज्वाइन करवाने वाले अजय चौटाला समेत मौके पर मौजूद जेजेपी कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि जेजेपी के कुनबे में एक और मौजूदा विधायक जुड़ने जा रहा था। सो मौका देखकर विधायक जी ने कुछ यूं चौका मार दिया। मैं जिवें पहला इंडियन नैशनल लोक दल पार्टी का पूरा संगठन के हिसाब नाल चल रहा सी, पूरा मैं सपोर्टर सी। हुण जिहड़ी है जो मैनूं ठीक लग्या कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवी लाल जी की असली नीतियों ते चल रही है, इस करके मेरा पूरी सपोर्ट, पूरा मेरा इन्हां दे नाल साथ जिहड़ा जननायक जनता पार्टी दे नाल रहूगा। और पहलां की तरह उदों भी वध चढ़ के मैं इस पार्टी दे विच पूरी तनदेही नाल, पूरी ईमानदारी नाल, पूरे वर्कर साहबान के आदर मान नाल लेके ये करदा रहांगा। जिहड़ा है श्रोमणी अकाली दल शायद इलैक्शन लड़े या ना लड़े, पर मैं जननायक जनता दल पार्टी दे नाल। शायद विधायक जी ज्यादा ही भावुक हो गए थे और इसका अंदाजा भी विधायक जी को जल्द हो गया। महज 2 दिन में अपना भूत, भविष्य और वर्तमान याद आ गया और ऐसा यूटर्न लिया जो सियासत की सड़क पर दल बदलने वाले नेताओं के लिए हमेशा मौजूद रहता है। मैं श्रोमणी अकाली दल का विधायक हूँ और आज भी श्रोमणी अकाली दल के साथ हूँ। जेजेपी ज्वाइन नहीं, जेजेपी के साथ मैंने सपोर्ट किया है, क्योंकि पहले श्रोमणी अकाली दल इंडियन नैशनल लोक दल में सपोर्ट करता सी। हुण मैं जिहड़ा कि जेजेपी नूं मैनूं ठीक लग्या, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवी लाल दी नीतियां एक ने, इस करके मैं जेजेपी नूं सपोर्ट किया और श्रोमणी अकाली दल के नाल श्रोमणी अकाली दल का विधायक हाँ। नहीं देखो, बादल साहब का तो इशारा नहीं है, पर मैनूं जो ठीक लग्या मैं जेजेपी की सपोर्ट आपके हिसाब नाल कीती। जेजेपी में आने और तत्काल घर वापसी के बीच विधायक जी ने पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की और बताया कि वो तो तन, मन और आत्मा से अकाली थे और अकाली ही रहेंगे। लेकिन विधायक जी का इस यू टर्न ने जेजेपी की गाड़ी को हिचकोले खाने पर मजबूर कर दिया। सो उन्हें तो 6 जनवरी की तारीख भुलाए नहीं भूल रही, जब विधायक जी ने उनके साथ आने की कसमें खाई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरीके से इनेलो के 3 विधायक जननायक जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उसी तरीके से मैं भी इनके साथ खड़ा। जब उन्होंने अपने घर पे झंडा चढ़ाया है और कैसे ज्वाइन करते हैं। बलकौर सिंह को अभय चौटाला का करीबी माना जाता है। ऐसे में जेजेपी का दामन थामने की खबरें इनेलो के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन विधायक जी ने यूटर्न लेकर इनेलो को राहत और जेजेपी को झटका दे दिया। वैसे भी सियासत में सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जींद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख राजकुमार सैनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी विनोद आसरी के पास उसके पक्ष में अनोखे तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। सैनी ने यहां खुद ऑटो चलाया और ऑटो की छत पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को बिठाया और नामांकन के लिए पहुंचे। और वहीं दादरी में सड़क हादसे में एक महिला खिलाड़ी की मौत हो गई। हादसा दादरी भिवानी रोड पर हुआ, जहां एक कार ने, आपको बता दें, खिलाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में राष्ट्रीय स्तर की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी एकता की मौत हो गई। एकता ने अंडर 14 और अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीता था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एकता अपने गांव पैंतावास कलां से प्रैक्टिस के लिए दादरी जा रही थी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नेशनल लेवल की लड़की थी एकता, डॉक्टर राजेश कुमार, पैंतावास कला, नेशनल लेवल की मेडलिस्ट, 2-3 बार नेशनल मेडल आया, गोल्ड मेडल गया। बीएससी फाइनल की लड़की थी, बहुत होनहार लड़की। प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में शाम को रोजाना बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस के लिए आई थी। अचानक आवाज सुनी, हम भाग के आए। एक अभी सूचना प्राप्त हुई थी, अभी एक लड़की बाइक पर पैंतावास की थी जो प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल में आती थी, SCRB स्कूल में।
तो उसका और वो अपनी बाइक पे आ रही थी, तो उसी के सामने एक गाड़ी दूसरी आई थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई है, जिस पे कार्रवाई जारी है। ड्राइवर गाड़ी को छोड़ करके भाग गया। झज्जर में पारिवारिक कलह में एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के भतीजे पर लगा है। आरोप है कि भतीजे ने लाठी डंडों से पीट कर अपनी बुआ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। हालांकि आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। एक वृद्ध महिला की हत्या की सूचना आई थी, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। एक वृद्ध महिला की हत्या की सूचना आई थी, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। और इंसू प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल पर हमले से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमलावर प्रदीप देशवाल पर हमला करने जा रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हमलावरों के हाथों में लाठी डंडे लिए आगे बढ़ रहे हैं। एमडीयू कैंपस में बेखौफ घूमते ये हमलावर सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 जनवरी को इंसू प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि सिर्फ लाठी डंडों से ही ये हमला नहीं हुआ था। प्रदीप देशवाल की अगर माने तो प्रदीप देशवाल पर गोली भी दागी गई थी और इस दौरान प्रदीप देशवाल की गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ा गया था। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पैरोल पर बाहर आए अजय चौटाला ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो उम्मीद है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाएगी। वहीं भिवानी में 28 दिसंबर को मिले 3 सिर कटे शवों के मामले में पुलिस की जांच मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंच गई है। एसपी भिवानी के मुताबिक 3 राज्यों में जारी है जांच। दरअसल 28 दिसंबर को गांव खरक के खेतों में एक प्लास्टिक के ड्रम में सिर कटे हुए 3 शव मिले थे। शुरुआती दौर में शवों की पहचान करना तो दूर ये पता लगाना भी मुश्किल था कि शव महिला का है या फिर पुरुष का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि एक शव महिला का जबकि 2 शव बच्चियों के हैं। शवों के पास मिले थैले पर लिखे पते के आधार पर पुलिस एमपी के खजुराहो पहुंची, जहां पुलिस ने तीनों शवों की पहचान को लेकर पैम्फलेट लगाए हैं और इसके अलावा भिवानी पुलिस पड़ोसी जिलों की पुलिस के अलावा दिल्ली और मध्य प्रदेश पुलिस से भी संपर्क में है। शवों की पहचान न होने के चलते मामला पुलिस के लिए बड़ी पहेली बना हुआ है। टेम्पलेट छपवा करके हमारी टीमें हमने आसपास के राज्यों में और जिलों में भी भेजी है और साथ में ही हमने मध्य प्रदेश भी एक टीम भेजी है जो वहां पर सतना और खजुराहो वहां पर टेम्पलेट भी चिपका रही है और वहां के पुलिस स्टेशन से भी इस संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रही है कि कहीं यहाँ के कोई मजदूर तबके के लोग जो हरियाणा की तरफ गए हो और कोई मिसिंग हो तो इस संबंध में सूचना दे ताकि उस आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही हमने जो हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश का जो मिसिंग पर्सन्स का डाटा है उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं ताकि कहीं एक महिला या 2 बच्चे इस प्रकार से गायब हुए हो तो उसके आधार पे हमको कोई क्लू मिल सके। और अम्बाला में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ मानव चौक पर चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम से 19 लाख रुपए उड़ा लिए। चोरों ने पहले एटीएम के गार्ड को बेहोश किया और फिर एटीएम के अंदर लगी सीसीटीवी पर स्प्रे कर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कटर से मशीन को काटकर कैश निकाला और फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब दूसरा गार्ड एटीएम में पहुंचा तो गार्ड बेसुध हालत में मिला। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अभी वो डिटेल उन्होंने दी है, कुछ उन्होंने जो है टोटल अभी किया नहीं, उन्होंने लगभग से 18-19 लाख के करीब उन्होंने बताया। उसमें कुछ उन्होंने कैश था उसमें से वो गया। कल टोटल निकाल के गया था कि उसमें 30 लाख कैश था, कुछ दिन में चला गया है। उसमें लगभग से बता रहे हैं कि रात को 17, 18, 19 के करीब जो पैसे थे। ये उसमें रात के समय उसमें गैस कटर का जो प्रयोग हुआ है, गैस कटर से उसको काट करके उसमें से वो पैसे निकाले गए हैं। यमुनानगर में धरती का भगवान एक मासूम के लिए यमराज बन गया। परिजनों का आरोप है कि उनके 3 महीने का मासूम बार बार रो रहा था, जिस पर वहां मौजूद नर्स ने मासूम को चाइल्ड केयर वार्ड से बाहर कर दिया और फिर उस मासूम ने दम तोड़ दिया। ये तड़प है उस माँ की जिसके 3 महीने का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तड़प है उस परिवार की जिसके आंगन में किलकारियां मारने वाला अब हमेशा के लिए खामोश हो गया और इसकी वजह सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को बताया जा रहा है।
कह रहे थे जी हम नींद से परेशान है, अपने बच्चे ने बाहर ले जा, मन ने भी नहीं सोने दे रहा यहाँ पे हो। मेरा बच्चे 10 बजे से निकाल दिया था जी उन्होंने बाहर, मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं की जी। मेरे घर वाला गया जी दूध देने, उसने क्या बोल रहे कि अपना बच्चा लेके बाहर चले जाओ रे से। दरवाजे बेड़ का पड़ गए जी, मैंने सारे दरवाजे खटखटाए, कोई भी नहीं उठा जी। मेरा बच्चा ऐसी तड़पते मर गया। दरअसल सोमवार देर शाम सुमन के 3 महीने के बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बच्चे की मां का आरोप है कि चाइल्ड केयर में तैनात एक नर्स ने रात के वक्त बच्चे के रोने की आवाज से परेशान होकर बच्चे को केयर से बाहर कर दिया। बाहर निकलते ही बच्चे की तबीयत खराब होने लगी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब बच्चे के परिवार के लोग आरोपी नर्स और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर की लापरवाही का मैटर अगर आता है तो उन्होंने हमें कंप्लेंट दी है। इसमें जो सीएमओ हैं वो यहाँ के 5 डॉक्टर्स का एक टीम बनाएंगे, वो टीम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जांच की जाएगी। मेडिकल नेग्लिजेंस कमेटी होती है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बनी हुई है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर भी होते हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी होते हैं। 5 डॉक्टर्स की एक कमेटी होती है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और बिल्कुल प्रॉपर ढंग से इसकी जांच की जाएगी और जो अगर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को लिख दिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन परिवार के लोगों के इन आरोपों ने धरती के भगवान कहे जाने वालों को शैतान बना डाला। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। गुरुग्राम में बिल्डर की तानाशाही कितनी हावी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम में बिल्डर अपनी मनमर्जी के हिसाब से सेक्टर्स को बसाने का काम करते हैं। न कोई सरकारी नियम, न कोई सरकारी परमिशन। गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 में एनजीटी के आदेश के बाद 5 विभागों की टीम ने दौरा किया और अपनी रिपोर्ट में अंसल बिल्डर्स की पोल खोलकर रख दी। एनजीटी में पेश की गई रिपोर्ट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि पर्यावरण नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर विभाग की ओर से सुशांत लोक 1 में 39 अवैध बोरवेल की रिपोर्ट पेश की गई है, जिससे कि जमकर भूजल का दोहन हो रहा है। सुशांत लोक 1 है, ये अंसल प्रॉपर्टीज ने डेवलप 600 एकड़ में किया था। इसके अंदर विदाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस के डेवलप कर दिया गया और इसके अंदर इलीगल बोरवेल्स, पॉल्यूशन, सेंट्रल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से परमिशन टू एस्टैब्लिश एंड परमिशन टू ऑपरेट नहीं ली गई। एनवायरनमेंट को अरबों रुपए की क्षति पहुंचाई जा चुकी है। और गुरुग्राम में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग के चालान और फर्जी रोडवेज की बसें इंपाउंड हुई हैं, जिनसे कि हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। गुरुग्राम का आरटीओ विभाग लगातार सीएम फ्लाइंग के रूप में अभियान चलाने और सबसे ज्यादा जुर्माना वसूलने वाला प्रदेश का पहला जिला स्तर का आरटीओ विभाग बन गया है। हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाकर विभाग ने साल 2018 में करीब 12 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। जब तक मैं गुरुग्राम में जिस महीने में सेक्रेटरी आटे रहा हूँ, 1 करोड़ से ऊपर का हमने कंपोजिशन फी वसूल की है। पिछले 1-2 महीने क्योंकि मेरी ट्रांसफर हो गई थी अन्य स्थान पर, उस वक्त का मुझे संज्ञान नहीं है। विभाग ने पूरे साल में करीब 100 से ज्यादा ओवरलोडिंग वाहनों को जब्त किया है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा रोडवेज की बसों को इंपाउंड किया है। कुछ फर्जी यानी कि कुछ ऐसी बसें जो इलीगल हैं, तो इमीडिएटली हमने जाके कार्रवाई की और सभी बसों का और इको व्हीकल्स का चालान किया। आरटीओ विभाग ने साल में ये अभियान चलाया है और अब विभाग आने वाले दिनों में भी इस अभियान को जारी रखेगा, ताकि गुरुग्राम में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसी जा सके। गुरुग्राम से नीरज बावदा, न्यूज़ 18 हरियाणा।